गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड चल रही थी, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, और उसमें चल रहा था अपना सहसंयोजक बंध। उसमें हम पढ़ रहे थे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। उसमें संकरण के टाइप चल रहे थे। कल की क्लास में हमने sp3d2 संकरण पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल था SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज अपना रहेगा संकरण का लास्ट प्रकार है ये sp3d3 संकरण। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि sp3d3 संकरण होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि जब एक परमाणु का एक s कक्षक तीनों p कक्षक यानी px py और pz, यहाँ पे हम लिख देंगे px प्लस py प्लस pz तीनों p कक्षक और 3d कक्षक, d3 लिखा हुआ है ना, तो 3d कक्षक होंगे। अब d के 5 कक्षक बजाए थे, dxy dyz dxz dx2 y2 और dz2। उन पांचों में से केवल 3d कक्षक ही लेने हैं और वो तीनों d कक्षक कौन से रहेंगे, dxy dyz और dxz, ये तीनों d कक्षक हमें लेने हैं। sp3d में था dz2 कक्षक, सॉरी dx2 y2 कक्षक। sp3d2 में जो दो d कक्षक थे वो थे अपने dx2 y2 और dz2। और sp3d3 के अंदर जो तीन d कक्षक हैं वो रहेंगे अपने dxy dyz और dxz, ये तीन कक्षक रहेंगे अपने। इन तीनों की यदि स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये इस प्रकार से रहेगी। तीनों की बनाते हैं हम अलग अलग से। सबसे पहले dxy वाले की बनाते हैं, तो इसको अक्ष y और z ये माने। अक्ष y वाले की बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, अक्ष y z, एक्स वाई और z एक्सिस y z, ये dxy रहेगा। dyz बनाएंगे तो ये बनेगा अपना इस प्रकार से, dxz बनाएंगे तो ये बनेगा अपना इस प्रकार से। तो जब एक परमाणु का एक s कक्षक तीनों p कक्षक और तीन d कक्षक, ब्रैकेट में लिखेंगे dxy dyz dxz, तीनों d कक्षक, तो इस प्रकार से ये कितने कक्षक हो गए, तीन, तीन छह और एक सात। ये सात कक्षक जब आपस में मिलेंगे ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो sp3d3 संकरण के द्वारा ये सात sp3d3 संकरित कक्षक बना लेते हैं। इस क्रिया को sp3d3 संकरण कहा जाता है। सात क्यों बनेंगे, क्योंकि तीन, तीन छह और एक सात। संकरण की क्रिया में जितने संकरित कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो अब ये सात परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो सात ही क्या बनेंगे, संकरित कक्षकों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब एक परमाणु का एक s कक्षक तीन p कक्षक और तीन d कक्षक आपस में मिलते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं तो sp3d3 संकरण के द्वारा सात sp3d3 संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो सात sp3d3 संकरित कक्षक बनेंगे ये त्रिविम या 3D में किस प्रकार से अरेंज हों या किस प्रकार से व्यवस्थित हों कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे और रिपल्शन मिनिमम रहे। इसी कंडीशन में ये स्टेबल स्ट्रक्चर है वो या स्टेबल ज्यामिति का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी sp3d3 संकरण वाली वो बनेगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको हम पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति, पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। और बॉन्ड एंगल इसमें दो प्रकार के रहेंगे, एक तो रहेगा 90 डिग्री और दूसरा रहेगा यहाँ पे 72 डिग्री। ठीक है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी या पेंटागोनल बाईपिरामिडी ज्योमेट्री में जो दो प्रकार के बॉन्ड एंगल हैं वो रहेंगे आपके 90 डिग्री और 72 डिग्री का। अब ये पेंटागोनल बाईपिरामिडी ज्योमेट्री किस प्रकार से बनेगी वो देखें। ये जो सातों sp3d3 संकरित कक्षक बनेंगे इन सातों की ऊर्जा, आकार, आकृति, शेप, एनर्जी, साइज तीनों ही क्या रहेंगी, समान रहेंगी। अब ये पेंटागोनल बाईपिरामिडी ज्योमेट्री बनेगी वो देखेंगे किस प्रकार से बनेगी।
तो इसमें बनता है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसमें पेंटागोनल। ठीक है, छोटे वाले लोग को नहीं शो किया हमने। ये बन गया अपना पेंटागोनल। ट्राइगोनल में 3 एंगल, पेंटागोनल में 5 एंगल, 1 2 3 4 6 पेंटागोनल बन गया। बाई पिरामिड का मतलब है एक यहाँ पे निकला हुआ रहेगा और दूसरा है वो यहाँ पे निकलेगा। तो ये वाला और ये वाले क्या है, इसके पिरामिड है और ये बनेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री। तो इसका नाम रखेगा यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री। ठीक है, ये रहेगी अपनी पेंटागोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री और इसके अंदर जो ये बॉन्ड एंगल है वो रहेंगे 72 डिग्री और सेकंड रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये रहेगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका एक एग्जांपल। एग्जांपल की फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे IF7 आयोडीन हेक्साफ्लोराइड। एग्जाम्पल पढ़ेंगे IF7 यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। एग्जाम्पल देखें इसका IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, इसमें देखिए हम सबसे पहले हम देखेंगे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर। आयोडीन आता है 53 नंबर पे। तो इसमें जो इसका लिखेंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आयोडीन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें लास्ट में क्या आएगा 5s2 5p5 हेलोजन ग्रुप में NH2NP5 और यहाँ पे 5d वाला क्या रहेगा वेकेंट रहेगा। ठीक है, 53 नंबर पे तो कौन सी उत्कृष्ट गैस आ जाएगी यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिप्टोन 36 वाली। उसके बाद ये जो 4d वाले हैं वो तत्व आ जाएंगे 10, 36 इसका हो जाएगा 10, वो मिला करके 46। ठीक है, यहाँ पे आता है साथ में 4d10, लेकिन इसका अपने को यूज नहीं करना, सिर्फ केवल लास्ट वालों का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें रहेगा 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p5 है इसमें रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन और 5d वाला अपना क्या है खाली। तो अब देखिए इसमें IF7 का मॉलिक्यूल बनने के लिए आयोडीन के पास कितने ऐसे कक्षक होने चाहिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये फ्लोरीन क्या इसमें मोनोवेलेंसिक है, तो 7 कक्षक आयोडीन के पास ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या प्रेजेंट हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जबकि ग्राउंड स्टेट में आयोडीन की जो ग्राउंड स्टेट है ओरिजिनल स्टेट उसमें एक ही कक्षक ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहिए कितने 7। तब 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे आयोडीन को एनर्जी देंगे। आयोडीन को एनर्जी देंगे तो आयोडीन है वो ओरिजिनल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, उसके बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। कितने कक्षक बन गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले 1 2 3 4 5, अभी भी एक की कमी है, तब और अधिक ऊर्जा देंगे तो 5s कक्षक वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षक में चला जाएगा। अब ये बताओ IF7 में आयोडीन कौन से एक्साइटेड स्टेट में, तो इसमें लिखा जाएगा 1 2 3। IF7 में आयोडीन तीसरी एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है। 3 बार इलेक्ट्रॉन के ना, एक बार उसके बाद दूसरी बार और तीसरी बार, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी आ गई इसकी थर्ड। अब आयोडीन का हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला तब आएगा 5s1, एक इलेक्ट्रॉन गया एक ही बच गया, 5p में 3 बचेंगे और 5d में कितने हो जाएंगे 3 आ गए ना इसके अंदर। तो यहाँ पे बनाएंगे हम 5s1, उसके बाद में 5p में 3 और 5d में भी क्या बना देंगे 3 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। तो एनर्जी देने के बाद में आयोडीन के पास कितने कक्षक ऐसे हो गए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 ही चाहिए थे। ये जो डी वाले हैं वो रहेंगे DXY DYZ और DXZ।
अब देखिए इसमें संकरण कौन सा रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। एक ये एस कक्षक, तीनों पी कक्षक, 3 डी कक्षक आपस में मिलकर के sp3d3 संकरण करेंगे और 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनाएंगे। और इन सातों sp3d3 संकरित कक्षकों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस कारण से ये सातों sp3d3 कक्षक जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपस में मिलकर के ये त्रिविम में पेंटागोनल बाइपिरामिडी या पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे हम इनकी ज्योमेट्री। किस प्रकार से बनेगी, देखें इसके अंदर ज्योमेट्री में आएगा ये सातों कक्षक, इन सातों में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट। बन गई पेंटागोनल बाइपिरामिडी ज्योमेट्री बन गई। अब IF7 में जुड़े हुए 7 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को देखिए सातों सेम उसी प्रकार से जुड़ेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p5। जो 2p5 वाला है पी कक्षक उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 कक्षक हैं। पांचों इलेक्ट्रॉन में से तीनों कक्षकों में से वह है पी कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रत्येक फ्लोरीन का, सातों पी कक्षक जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बारी बारी से इन सातों कक्षकों के साथ में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं सातों फ्लोरीन का। मान रहे हैं कि जो 2pz कक्षक है ना फ्लोरीन का, उसके अंदर प्रेजेंट है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। दूसरे फ्लोरीन का 2pz सिग्मा बॉन्ड। तीसरे फ्लोरीन का 2pz सिग्मा बॉन्ड। चौथे फ्लोरीन का 2pz सिग्मा बॉन्ड। पी कक्षक ध्यान रखिए जरूरी पीजेडी होगा जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फ्लोरीन का 2pz कक्षक सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन का 2pz कक्षक सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन का 2pz कक्षक सिग्मा बॉन्ड। बन गए। ओवरलैपिंग, सातों ही ओवरलैपिंग का नेम सेम रहेगा। एक का देख ले, इसके अंदर ये आयोडीन की बात चल रही है, आयोडीन है यहाँ पे। आयोडीन का तो है sp3d3 संकरित कक्षक और इस साइड में 2pz कक्षक किसका है, फ्लोरीन का। ये रहेगा यहाँ पे ओवरलैपिंग का। उसके बाद में इसमें यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो इस प्रकार से बनेगी। फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन और ये फिफ्थ फ्लोरीन। पेंटागोनल बन गया। एक फ्लोरीन यहाँ पे है पिरामिड वाला और सेकंड पिरामिड निकला रहेगा यहाँ पे। ये ज्योमेट्री बनेगी आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री। तो यहाँ पे रख देंगे हम पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री। ये पेंटागोनल है और ये वाला इसमें पिरामिड निकला हुआ है। 2 है पिरामिड की संख्या, तब हम नाम रखेंगे बाई पिरामिड। इसके बाद देखें ये रह गए अपने संकरण के 6-7 प्रकार हो गए कंप्लीट। एक एक एग्जाम्पल हो गए। कई जगह संकरण के अलग एग्जाम्पल भी है ना, इनके अलावा वो हम पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट थ्योरी रहेगी VSEPR संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, उसमें प्रत्येक संकरण के 3-3 4-4 एग्जाम्पल है वहां पे आएंगे। यहाँ तो हमने केवल वही एग्जाम्पल पढ़े हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु पे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो इसकी आकृति है वो रेगुलर नहीं होगी, नियमित नहीं होगी, क्या हो जाएगी, थोड़ी विकृत हो जाएगी। ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे VSEPR थ्योरी में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं 4-5, वो देखें क्या रहेंगी। लाइन्स में क्या आएगा वो देखिए, आप नोट लगा के लिखें। संकरण से रिलेटेड ये नोट लगा के उसमें फर्स्ट सबसे पहले आएगा कि जहां भी किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स या 2 परमाणुओं के बीच में
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा ही कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किसी मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के बीच में, दो एटम्स के बीच में केवल एक बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा। सेकंड लाइन देखें, यदि किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो उस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक उसमें रहेगा पाई बॉन्ड। ठीक है। तीसरी लाइन सारी, यदि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के बीच में त्रिबंध हो तो उस त्रिबंध में से एक तो रहेगा सिग्मा बॉन्ड और दो क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड। कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनते दो परमाणुओं के बीच में। ट्रिपल वाले में एक सिग्मा दो पाई और डबल वाले में एक सिग्मा एक पाई और सिंगल वाला हमेशा ही क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ये थे तीन बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद में इसमें देखो क्या आएगा नेक्स्ट, फोर्थ लाइन में लिखा जाएगा इसमें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दो हाइब्रिड है तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक हाइब्रिड एक अनहाइब्रिड है तब भी सिग्मा बनेगा, और दो नॉर्मल जो ऑर्बिटल्स होते हैं अनहाइब्रिड जो कि अब अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, अक्ष के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वहां भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में 5 नंबर लाइन में क्या लिखा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अणु की आकृति का निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी अणु की जब हम आकृति या उसकी शेप का निर्धारण करते हैं, एक तो होती है शेप और एक होती है अणु की ज्योमेट्री। तो वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पे केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर अनुपस्थित हो, तो वहां उस अणु की शेप और ज्यामिति समान होती है। लेकिन यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ में एक या एक से अधिक लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो वहां उस अणु की ज्यामिति और आकृति अलग अलग हो जाएगी। उस समय ज्यामिति का निर्धारण है वो उस अणु के संकरण के द्वारा किया जाता है, जबकि आकृति का निर्धारण उस अणु में उपस्थित सिग्मा बॉन्ड्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे किया जाता है। तो वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी ज्यामिति और आकृति अलग अलग होती है। उस समय वहां पे ज्यामिति का निर्धारण संकरण से किया जाता है और संकरण में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही लिए जाएंगे। बॉन्ड पेयर भी देखेंगे, लोन पेयर भी देखेंगे, जबकि शेप देखते समय उस समय केवल बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ही देखे जाते हैं। लोन पेयर है वो शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आएगा कि यदि बॉन्ड पेयर या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2, 3, 4 है तब हम बोलेंगे कि संकरण sp, sp2, sp3, 5 होने पे बोलेंगे sp3d, 6 होने पे sp3d3 सॉरी d2 और 7 होने पे sp3d3। तो इस प्रकार से हम किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या से उस अणु के संकरण का निर्धारण डायरेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये कौन से होने चाहिए, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वही होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड पेयर की संख्या के आधार पे वहां पे ज्योमेट्री का निर्धारण है वो कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये रहेगी कि इसमें इस समय जब हम बॉन्ड पेयर से अणु के संकरण का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और संकरण से ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उस समय मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु होता है उस पे केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। लोन पेयर है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
अनुपस्थित होनी चाहिए, उसी कंडीशन में ये वाला रूल है वो लागू होता है। ठीक है, ये था अपना हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में जो संकरण नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसमें VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे जो नाइहोम और गिलेस्पी के द्वारा दी गई थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये आप 11th क्लास में पढ़ के थे, सेम वही पढ़ने हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत चेंज है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम संकरण के जो अदर एग्जाम्पल है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में रहेगी VSEPR थ्योरी। आज के लिए इतना ही।